हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा दूसरा सेटअप है स्टूडियो क्लास का। आ जाओ भाई, अभी केवल 3 लोग आए हुए हैं, क्या पढ़ाऊँ मैं 3 लोगों को? गुड इवनिंग। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आए हुए हैं पढ़ें, वो इन्वायरमेंटल इशू हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। इन्वायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट जो करना था, लास्ट क्लास में एसिड रेन तक हुआ था, मतलब एयर पोल्यूशन हुआ था। आज वाटर पोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या है? इट इज ए डिग्रेडेशन, आप लिखते चलो, इसको नोट करते चलो बच्चों। इट इज ए डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सबस्टेंस, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, कोई भी ऐसा सबस्टेंस आ जाता है जो कि वाटर के क्वालिटी को बिगाड़ देता है, मतलब खराब कर देता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूटेंट बिलोंग 3 कैटेगरी। जो वाटर पोल्यूटेंट होता है वो 3 कैटेगरी का होता है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जैसे वेरियस पैथोजन, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथे एल्गी। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी, बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल, जैसे तमाम तरह के सोप वगैरह का जो यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक बायोसाइड, पॉलीकार्बोनेटेड विनाफाइन, नाइट्रेट फ्लोराइड। और फिजिकल, जैसे हॉट वाटर, गर्म पानी भी अगर हम नदी में फ्लो कराते हैं तो भी हॉट वाटर अगर हम रिलीज कराते हैं तो वह भी वाटर पोल्यूशन का एक भाग होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड ही समय दूंगा। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ड्यू टू सॉइल इरोजन, फॉलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है जो मतलब सही नहीं है, जो वाटर की क्वालिटी को खराब करता है, वह वाटर बॉडी में ऐड हो जाए। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड पोल्यूशन जो होता है, जैसे जैसे मान लीजिए घर का जो कचरा है या घर का जो वेस्ट मटेरियल है, वो उसका जो सीवर का पानी है वो भी जाता है, वो भी वाटर पोल्यूशन काम है। डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट,
डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज सोप डिटर्जेंट रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड हैविंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रियल वेस्ट। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करके जल्दी से मुझे बताइए, तुरंत जल्दी जल्दी नोट करो। स्वाति। डोमेस्टिक सीवेज इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट पासेज इनटू सीवर फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया से जो सीवर के अंदर वेस्ट मटेरियल जाता है। एंड डोमेस्टिक सीवेज इज रिच इन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर विच स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेवरल डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सीवेज फंगस। नोट कर लीजिए। ये डोमेस्टिक सीवेज के बारे में बताया गया है। इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। देखो बच्चों, इसमें तीन चीजें होती हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं डिटेल में। तीन चीजें होती हैं। पहला तो ये होता है कि सी डीओ सॉरी पहला होता है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ क्या मतलब होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है। दूसरा होता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहते हैं कि अगर फ्रेश वाटर है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां ज्यादा होगा। और अगर उसमें पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां उसका बीओडी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाटर में होंगे, पोल्यूशन पोल्यूटेड वाटर में, वह जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वही डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेते हैं। तब क्या होगा? पोल्यूटेड वाटर का डीओ कंटेंट कम होने लगेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। और बीओडी डिमांड जो होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। तो यहां पर देखो सीवेज, ये देखो यहां पर देखो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। जहां सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है वहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर फ्लो इधर की तरफ हो रहा है नदी का, तो यहां पर आप देखेंगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है बहुत कम है। डिजॉल्व ऑक्सीजन यहां पर क्या है? बहुत कम है। और यहां बीओडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तो एक बार में आ रहा है ना, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे बीओडी कंटेंट कम होता जाएगा। और डिजॉल्व, ओबियसली दोनों दोनों अपोजिट है ना यार। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो बीओडी ज्यादा होगा, बीओडी कम होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम नदी में जहां सीवर का ओपनिंग हो रहा है वहां से थोड़ा दूर जाते हैं, तो आपको वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वाटर कम दिखेगा, साफ पानी ज्यादा दिखने लगता है। मतलब साफ का मतलब वहां पर डीओ कंटेंट बढ़ने लगता है। देखो डीओ कंटेंट बढ़ने लगा, बीओडी कम हो जाता है। द फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर, रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से इसको बना भी लीजिए जल्दी से कॉपी में अपने।
हो गया। अब यहां यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ वाटर। कहते हैं कि जो लेक होता है, झील होता है, उसमें जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड होने लगता है, वह जो वाटर होता है ज्यादा ज्यादा रिच हो जाता है न्यूट्रिएंट की वजह से, जिसके वजह से वहां पर एक्वेटिक प्लांट वगैरह बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे आइकोर्निया जो होता है, जलकुंभी हिंदी में बोलते हैं, पानी में देखो पूरी तरह से फैल जाता है, लेकिन ये उसी पानी में वो फैलता है जहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रिच वाटर होता है। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। इट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। इट इज it is excessive growth of algae and plant. It is excessive growth of algae, plants and animal in water body due to the nutrient enrichment. न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है एल्गी प्लांट एनिमल का। यूट्रोफिकेशन इज बोथ नेचुरल एंड एक्सेलरेटेड। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, 10 सेकेंड। यूट्रिफिकेशन प्रोसेस में देखो, फर्टिलाइजर, रन ऑफ, ब्लॉक सनलाइट, एल्गी, फिश, एल्गी डाइज, लीचिंग। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन इट इज रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसिटी। कहते हैं बहुत से ऐसे पॉल्यूशन होते हैं जो उसी ट्रॉफिक लेवल में पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होते, खत्म नहीं होते, बल्कि वह सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में उनका डिपोजिशन होने लगता है। दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। जैसे डीडीटी सबसे इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। हैवी मेटल एंड परसिस्टेंट पेस्टिसाइड पास इनटू फूड चेन। वो फूड चेन में पास होने लगता है एक के बाद एक। बायोमैग्निफिकेशन में ये है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। हायर अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉज सेरिब्रल हेमरेज, सफरिंग ऑफ ब्रेन, लिवर सिरोसिस, हाइपरटेंशन।
सॉइल पोल्यूशन क्या है? ये तो वाटर पोल्यूशन था। सॉइल पोल्यूशन, इट इज ए अल्टरनेशन ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ सबस्टेंस which decreases its productivity quality of plants and ground water। सॉइल पोल्यूशन जो होता है, इट इज अल्टरनेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल पर सॉइल कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ सबस्टेंस विच डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, उसकी कम हो जाती है। जो खनन होता है सॉइल को खोद के उस मिट्टी का कुछ बनाते हैं, तो वह भी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, वॉशिंग फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, फर्टिलाइजर, ये सॉइल पोल्यूशन के सोर्स हैं। सॉइल वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग, सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट इज discarded and goes out in trash। Solid waste refer to everything that is discarded and goes out in trash। Sources of solid waste is municipal solid waste, industrial waste, hazardous waste, defunct waste ships, electronic waste, hospital waste। नोट कर लिए बच्चों? ट्रेस माने मतलब वेस्ट मटेरियल को ट्रेस बोलते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल वेस्ट, सॉइल वेस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, जो भी वेस्ट मटेरियल के रूप में हम फेंक रहे हैं उसकी रिसाइकलिंग की जाए।
बर्निंग, जला दिया जाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सैनिटरी लैंडफिल। नोट करके बताइएगा मुझे। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, लास्ट में है इसी चैप्टर में, इन्वायरमेंटल इशू में। वेस्ट वेस्ट विच रिलीज रेडियो एक्टिविटी emission of alpha particles of gamma rays from various element. Waste which release radioactivity emission of alpha particles of gamma rays from various element. These radiation develop due to accidental leakage or meltdown or atomic reactor. नॉइज पोल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वेरियस इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, स्टेबलाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर, मशीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। कहते हैं जो भी साउंड हमें अनकंफर्टेबल लगता है नॉइज पोल्यूशन है। तो वेरियस इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चरल मशीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्रैकर्स एक्सेट्रा आर मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। Effect of noise pollution. Noise pollution cause psychologically, physiologically disorders in human. It affect hearing as well as general health human.
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट इज द वार्मिंग इफेक्ट, मतलब गर्म हो जाता है। इट इज वार्मिंग इफेक्ट फाउंड इन ग्रीन हाउस बाई अलाउिंग सोलर रेडिएशन टू, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा हाउस होता है जिसमें सोलर रेडिएशन आता तो है, लेकिन जब वह सोलर रेडिएशन आता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो नहीं जा पाता, जिससे वो पूरा अंदर का जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है। इट इज वार्मिंग इफेक्ट फाउंड इन ग्रीन हाउस बाई अलाउिंग solar radiation to pass in but preventing long wave heat radiation to pass out due to glass panes. A similar effect to observe in atmosphere due to water vapor, carbon dioxide and CH4. इन सब के वजह से इन्वायरमेंट में भी हमें ग्लास की तरह स्ट्रक्चर तो हमारे इन्वायरमेंट चारों तरफ नहीं है, लेकिन यह वाटर वाइपर, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का जो एक लेयर है वह इसी तरह का काम करता है कि सोलर रेडिएशन आता तो है लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाता, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए? मुझे लगता है आज आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरी तरह से बायोलॉजी, ताकि कल भी मैं अपनी क्लास लगवाया हूँ। मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, स्लोइंग डाउन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की संख्या कम कर दी जाए, मतलब कम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन संख्या जो इस रेशियो बढ़ा हो उस रेशियो न बढ़ पाए। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग ट्री। ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन अगला है। ओजोन लेयर आर सील्ड। ओजोन लेयर एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर नहीं आने देता, जिससे हम बचे रहते हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आता है, वो हमारे हमसे टच होता है तो नुकसान होता। तो कहते हैं कि स्किन कैंसर के प्रबल चांस थे। ओजोन लेयर और सील्ड इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फियर। इन दी स्ट्रेटोस्फियर इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फियर। इसको और क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फियर। एंड लाइज एट एल्टीट्यूड एट 23 टू 25 किलोमीटर ओवर इक्वेटर। इक्वेटर से 20 से 25 किलोमीटर हाइट पर ओजोन लेयर है। ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाई एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन गैस जो है वो कंटिन्यू बन रहा है, कहाँ पर? अल्ट्रावायलेट रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन होल डिप्लीशन इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। जो ओजोन का लेयर है वो उसको डिप्लीट होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो पतला होता जा रहा है। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को ही ओजोन होल बोलते हैं। मतलब ओजोन होल में कोई छेद नहीं है, कोई अपर्चर नहीं है, लेकिन वो जो पतला हो रहा है उसी को ओजोन होल बोला जाता है।
नोट कर लीजिए बच्चों। नहीं स्वाति, क्लास होगा, कुछ कुछ ना कुछ करूँगा ही, बंद नहीं करूँगा, अगर आप लोग चाहें तो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या बचा है आप लोगों का अभी? ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंस, और इन फिजिक्स में स्वाति शर्मा, फिजिक्स में क्या क्या बचा है? फिजिक्स में ज़्यादा बचा है इसका मतलब। ईएमएफ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया गया कि नहीं? ईएमआई, सेमीकंडक्टर न्यूक्लियाई, सब मॉडर्न फिजिक्स। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, होगा सब। बायोलॉजी खत्म हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंस, they are substances which react with ozone present in the stratosphere and destroy the same. The major ODS are chlorofluorocarbon, 14% of total depletion. Major ozone depleting substance are chlorofluorocarbon, 14% contribution है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड 3.5% डिप्लीशन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म क्लोरीन इट्सेट्रा, इन सबको लिख लो।
सारिका रोज क्या इतना बड़ा सा लिख दिया यार, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ सॉल्व। नोट करे हो इसको, पहले तुम लोग बात करने लगे यार। नोट करो ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंस। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर ऑल फॉलोइंग थ्री टाइप। अल्ट्रावायलेट सी जो होता है वो उसका वेवलेंथ होता है 100 to 220 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट बी जो होता है 280 to 320 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट ए 320 to 390 नैनोमीटर। मतलब सबसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सी होता है और सबसे कम होता है अल्ट्रावायलेट ए। कॉर्निया एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन एंड बिकम इन्फ्लेम्ड। कॉर्निया जो होता है वो अल्ट्रावायलेट बी को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेलिंग हो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। द डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, एंड इट लीड टू डिमिनाइजिंग द आई साइट एंड लेटर परमानेंट डैमेज टू कॉर्निया। सोच लो, अल्ट्रावायलेट बी अगर आपके पास पहुंच जाए, और ये कौन बचाता है? ओजोन ही बचाता है। अगर ये आपके पास पहुंच जाए तो अंधा हो जाएगा आदमी। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जैसे झूम कल्टीवेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को गायब कर देना। माउंटेन एंड फॉरेस्ट रोड ये सब बनता है तो भाई जंगल को काटना ही पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसका इफेक्ट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, सॉइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड जर्मप्लाज्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमें लगता है कि आपका विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट का बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस हुआ आपका 100%। वो भी कोई भी लेक्चर मैंने आपको पूरे बायोलॉजी में कोई भी लेक्चर मैंने आपको अपलोड करके वीडियो नहीं दिखाया। मैंने सारे लेक्चर को लाइव पढ़ाया है और पढ़वाया है। तो इसी के साथ आज के दिन 15 फरवरी के दिन आपका ये सिलेबस ख़त्म हुआ। कल हमारी एक क्लास और है, उसके बाद हम जब भी क्लास होगी रिवीजन क्लास होगी। रिवीजन की प्लानिंग मैं करूँगा समिति से, कैसे कराते हैं, क्या उनका आइडिया है। अभी तो हमें तो अभी मुझे मुझे बस बता देना होगा, भाई आप लोग भी बता दीजिएगा। बायोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो रिवीजन प्लान करते हैं। कल हम इस चैप्टर पर इन्वायरमेंटल इशू का हम करीब कल 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप इन्वायरमेंटल इशू पूरी तरह से तैयार करके आइएगा और हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर को हम लोग ऐसे करेंगे कि आप पढ़ के आइए और हम लोग 1 घंटे बस आपके साथ रहेंगे। उस 1 घंटे में हम आपको और भी तरीके बताएंगे कैसे हम आगे पढ़ेंगे, कैसे हम 11th को कोप अप कर पाएँ जो हमारे पास इतने कम समय में। क्योंकि अभी देखो समय तो है लेकिन प्लानिंग अगर नहीं होगी तो ये भी समय कम पड़ जाता है। लोग प्रिपरेशन करते हैं तो 2 साल क्या 10 8 8 साल तक प्रिपरेशन करते हैं। वो इसलिए फेल होते रहते हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होती कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो प्लानिंग हमें बहुत ज़रूरी होती है। प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये सारी बातें हम करेंगे। तो कल हमारी जो क्लास है उसमें केवल इन्वायरमेंटल इशू के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन को ही हम लोग कल करेंगे और आप मैं क्विज के रूप में कराएंगे। चैप्टर को ख़त्म हो चुके हैं तो अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब खूब क्वेश्चन किया जाए, जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। जेएनयू की गर्ल्स तो नहीं ना पर आ रही। नहीं, जेएनवी में इस बार हम लोगों ने बात किया है, समिति से बात हुई है। हालांकि अभी अप्रूवल तो नहीं दिए हैं लेकिन उन्होंने कमिट किया है कि इस बार नवोदय के अंदर शायद मोबाइल को रखने को अलाउ करें, या वो लोग करेंगे क्या कि मोबाइल को क्लासरूम में रखवाएंगे नवोदय में। वहीं पर क्लास हम लोगों की जब भी क्लास होगी
क्लास में आना होगा, मोबाइल वहीं आपको मिलेगा, वहीं आप देखेंगे, फिर वहीं जमा या ऐसा शायद प्रोसीजर वो लोग बना रहे हैं। कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम आप जुड़े रहें, क्योंकि हमें तब तक इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आपको मैं मेडिकल कॉलेज में ना पहुंचा दूं। तो मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना ज़रूरी है बच्चों। सारिका राज पूरा कंप्लीट हो गया है, तुम बहुत कंप्लेनिंग मोड की हो। पहले तो देखो, तो उसमें जाकर देखो, सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हेल्थ डिजीज भी कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी का कोई चैप्टर ऐसा नहीं जो नहीं खत्म हुआ है, सब खत्म हो चुका है। आप लोग मेहनत करो, सिलेक्शन तो होना तय है, ये तो मेरा भरोसा है, सिलेक्शन होगा ही होगा। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना होगा। मैं इसमें देखता हूँ विज्ञान ज्योति में बहुत से ऐसी लड़कियां भी हैं, सॉरी मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है, उनको तो विज्ञान ज्योति में रहना ही नहीं चाहिए। मतलब इस प्रोजेक्ट में इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में पता नहीं कैसे सिलेक्शन हुआ है। कुछ कुछ बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनको इसके लायक नहीं है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको देख कर लगता है कि क्या विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट क्या है। तो खैर, हमें लगता है कि हम लोग तो क्लास में भी जब पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो उसमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें एक दो बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में रख कर हम लोग को पूरी क्लास पढ़ाते हैं कि हम इसी के लिए पढ़ा ही रहे हैं, बाकी लोग उसी में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। और कोई क्वेरी आप लोगों की हो तो पूछो, अभी तो मेरे पास है 10 मिनट। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू। बच्चे 18 बच्चे।